विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो वार्षिक परीक्षा है सत्र 2025-26 का। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे पेपर केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के बारे में। विद्यार्थियों यह पेपर कब हुआ है तो उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि यह पेपर 10 मार्च 2026 को 10 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल यानी कि शासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जो 11वीं में पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए पेपर हुआ है। तो इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ हम चल रहे हैं और आपको मैं ले चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ। कुछ क्वेश्चन जैसे सबसे पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में कुछ रिएक्शन और कुछ आईयूपीएससी नाम इसके अंदर पूछे गए थे और कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए थे, उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलते बात करते हैं, यहां पर पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। प्रश्न पहला पूछा गया है कि 1 इंच की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर याद होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर है 2.54 सेंटीमीटर। कितना? 2.54 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2.54। तो द लेंथ ऑफ 1 इंच इन सेंटीमीटर इज 2.54 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा 2.54। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। अब इनका नाम तो सबको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हुई है तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। तो द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज जे थॉमसन। अब बात आती है तीसरे प्रश्न की कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने एलिमेंट है, कुल कितने तत्व है। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि इसका आंसर हो जाएगा 118 तत्व है। कितने? 118 तत्व है। चौथा प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रक्रम होने के लिए शर्त क्या है। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं, रुद्धोष्म प्रक्रम की बात कर रहा हूं और उसके लिए कंडीशंस की बात कर रहा है कि क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना इसके अंदर हीट जो होती है वो ना तो सिस्टम के अंदर, तंत्र के अंदर आती है और ना ही तंत्र से बाहर जाती है। इससे इसका आंसर हो जाएगा डेल क्यू इक्वल टू 0, क्योंकि क्यू जो होती है वो हीट को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना किसको रिप्रेजेंट करती है? ऊष्मा को प्रदर्शित करती है। तो डेल क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू पूछा गया, मानव रक्त का पीएच मान सब लोगों को याद होगा 7.54 होता है। कितना? 7.54 हो जाएगा। और निम्न में से पैराफिन किसे कहते हैं? तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पैराफिन किसे कहते हैं। तो पैराफिन का क्लियर सा मीनिंग है यहां पर एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे पैराफिन कहा जाता है, एल्केन हो जाएगा। तो ये तो हमारे यहां पर हमने 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ गया हूं और यहां पर बात कर रहा हूं मैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स की बात हो रही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात हो रही है। तो हम चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न पूछा गया है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना mm होता है। तो विद्यार्थी इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप यहां पर लिख सकते हो, या तो आप 10 की पावर 6 लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। और यदि 10 की पावर 6 नहीं लिख रहे हैं तो आप 1 के पीछे 6 जीरो लगा सकते हैं। कितनी? 6 जीरो लगा दोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला, ओजोन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना जब हम ऑक्सीकरण संख्या पढ़ते हैं तो उसमें एक बात पढ़ते हैं कि कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस स्टेट में यदि पाया जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा शून्य यानी कि 0 होती है। जैसे कि O2, N2, F2, Cl2, Br2। तो ये नेचर में जिस फॉर्म में पाए जाएंगे ना उससे 0 होगी। स्वपरिवर्तित अभिक्रिया के लिए डेल जे का मान क्या होगा। तो भैया जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, उसके लिए डेल जे का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? ऋणात्मक होता है। अगला, CH3COOH एवं CH3CONA का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसको ध्यान रखना
इसको बोलते हैं हम लोग अम्लीय अम्लीय बफर विलयन, अम्लीय बफर विलयन कहते हैं उसको, अम्लीय बफर विलयन कहते हैं, अम्लीय बफर विलयन कहते हैं। और बफर विलयन भी यदि आप लिख दोगे तो भी उसको सही माना जाएगा, पर एग्जैक्ट आंसर उसका अम्लीय बफर विलयन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। अगला, नेफ्थलीन के अणु में कितने सिग्मा बंध पाए जाते हैं? तो 19 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। कितने? 19 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। अगला, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले अभिकर्मक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट आर कॉल्ड, तो हम उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं, यानी कि इसको न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफिलिक कहा जाता है इंग्लिश में। इसको यहां पर एसिडिक बफर कहते हैं, याद रखना, एसिडिक बफर कहेंगे। इसका आंसर 19 हो जाएगा। क्लियर? और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां से आपको प्रश्न क्लियर हो गए। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं, प्रश्न क्रमांक 3। यहां पर ट्रू और फॉल्स की बात की गई है, सत्य और असत्य के बारे में पूछा गया है, तो उसकी तरफ चलता हूं मैं। यहां पर पूछा गया कि PCl5 के अणु में क्या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो ये स्टेटमेंट असत्य है। तो भैया PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो याद रखिएगा आगे के लिए कि PCl5 में sp3d संकरण होता है। कौन सा होता है? sp3d संकरण होता है, ना कि sp3d2 होता है। AlCl3 एक लुईस एसिड है, तो बिल्कुल ये एक लुईस एसिड है, ध्यान रखिएगा, एक लुईस एसिड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, ये पूछा गया आप लोगों से। तो एक बात बता देता हूं मैं आपको कि दो फलन होते हैं, एक अवस्था फलन होता है, एक पद फलन होता है, एक रास्ते का फलन होता है। तो जो अवस्था फलन है ना, पद फलन, पहले मैं पद फलन की बात कर लेता हूं। तो पद फलन में सिर्फ W और Q आते हैं। W और Q किस में आते हैं? ये आते हैं पद फलन में, मतलब जो रास्ते के ऊपर निर्भर करे, एक तो कार्य, एक ऊष्मा। अरे भैया, मैं मेरे घर से स्कूल जाता हूं तो क्या करता हूं, मेरी बॉडी कार्य कर रही ना, तो W, और जब कार्य कर रही है तो हीट तो रिलीज होगी ना, तो क्या हो जाएगा? Q। तो पद फलन W और Q है। बाकी जितने भी फंक्शन है, जितनी भी क्वांटिटीज है, जितनी भी टर्म है, वो सब क्या आती है? वो आती है अवस्था फलन में चली जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सत्य दिया हुआ है। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, करेक्ट। एथेनॉल के अणु में COOH क्रियात्मक समूह होता है। अरे भैया गलत है, ये तो गलत है, ये असत्य। क्यों? क्योंकि एथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH, तो उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH है, COOH थोड़ी है। अगला, साइक्लोहेक्सेन एक समचक्रीय यौगिक है, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। अगला, एल्किन का सामान्य सूत्र, अरे भैया एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, CnH2n होता है। ये तो एल्केन का है, ये जो दिया है ना, ये तो एल्केन का दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका असत्य हो जाएगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है, पांचवा सही है और छठा गलत है। देख लीजिए एक बार, तो आपका दूसरा, तीसरा और पांचवा ये तीन सत्य हैं। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां पर मैच द कॉलम के पास आ जाता हूं मैं ना, मैच द कॉलम के पास आ गया हूं मैं, है ना, मैच द कॉलम के पास आ गया हूं। अब मैच द कॉलम की बात होगी, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग स्थिरांक जो है वो dB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dB हो जाएगा। अब डायपोल मोमेंट की जब आप बात करोगे, जब डायपोल मोमेंट की बात करते हो, एक मिनट सॉरी, एक मिनट रुको, इसको चेक कर लेता हूं। हाँ, एक मिनट बताता हूं मैं आपको। मानक इलेक्ट्रोड विभव पहले 0 हो जाएगा, पहले उसको देख लेते हैं, देखो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 है, क्लियर। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ये हो जाएगा आपका, उष्मागतिकी का प्रथम नियम चौथा हो गया, क्लियर। तो आपका पांचवा और चौथा तो क्लियर हो गया। अब बचे कितने हैं? 3। नाइट्रोजन का आकलन किससे होता है? तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन का आकलन ड्यूमा विधि से होता है। कौन सी विधि से? ड्यूमा विधि से होता है। ये तीसरा हो गया। अब आपके पास दो चीज बची है, रिडबर्ग कांस्टेंट बचा हुआ है। तो रिडबर्ग स्थिरांक का मान ये होता है
ध्यान रखना 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जे होता है, तो ये पहला हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट हो जाएगा डी बाय, जिसको बोलते हैं ना डी बाय ऐसे बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग, क्रॉस चेक कर लीजिए कितना क्या सही है कितना क्या गलत है। चलते हैं अगला। एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिएगा एलसीएओ का पूर्ण रूप लिखिए, तो एलसीएओ का पूर्ण रूप है, ध्यान रखना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सर हम तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, क्या करें? तो भैया हिंदी मीडियम को तो हिंदी मीडियम में लिख लो इसको, क्या? परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन, क्या बोलते हैं इसको? ध्यान रखना, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन, याद रखिएगा। अगला, हाइड्रोनियम आयन की मोलर सांद्रता को किस लघुगणकीय मापक्रम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अरे भैया चलो ये तो पहला वाला हो गया ना, दूसरे वाले की तरफ चलता हूं मैं। अरे पीएच क्या होता है? पीएच इक्वल टू माइनस log H3O पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखना। हाइड्रोनियम, अरे भैया एक और फार्मूला है, क्या है? pH इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा। क्लियर है? दोनों ही सही है विद्यार्थी, आप लोगों ने दोनों में से जो लिखा वो दोनों सही है। pH इक्वल टू माइनस, है ना, ध्यान रखना, pH इक्वल टू माइनस log H3O पॉजिटिव है, pH इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव हो जाएगा। अगला, N इक्वल टू 4 से संबंधित कितने उपकोष है? तो भैया 4 उपकोष है। कितने उपकोष है? 4। यदि आपने 4 लिखा है तो भी आंसर सही है। सर हमने तो कुछ और लिखा है, अरे क्या लिखा है देख लेते हैं। यदि आपने 4s, ठीक है, 4p, 4d, 4f लिखा है तो भी सही है। सर हमने तो ये नहीं लिखा, अरे भैया क्या लिखा? अरे s, p, d, f लिखा है तो भी सही है। ध्यान रखिएगा, गलत कुछ भी नहीं है इसका। 4 लिखा है तो भी सही है, 4s, 4p, 4d, 4f लिखा है तो भी सही है, और spdf लिखा है तो भी सही है। क्लियर है? अगला, लेसेग ने परीक्षण द्वारा किन किन तत्वों की पहचान की जाती है? अरे भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें नाइट्रोजन की, हेलोजन की, है ना, और किसकी? सल्फर की। नाइट्रोजन की, हेलोजन की और सल्फर तीनों की पहचान की जा सकती है। लिंडार अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन को लिंडार उत्प्रेरक कहा जाता है। यहां तक क्लियर? अब मैं कुछ और प्रश्नों की तरफ आपको ले चलता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर सार्थक अंक के बारे में पूछा गया है। अब इन प्रश्नों को मैं सॉल्व करता हूं। पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूं, फिर बैक टू पवेलियन वापस लौट के आएंगे हम लोग, है ना। तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको रिटर्न लेकर आ रहा हूं बोर्ड पर। अब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चल रहे थे, क्वेश्चन के पास आ जाता हूं मैं, वहां पर प्रश्नों को देख लेते, समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 देखिएगा ना, 20 प्रश्न क्रमांक 20 को समझने की कोशिश करो, आपने क्या लिखा उसको मैच कर लीजिएगा। यहां पर ये कह रहा है कि भैया बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl के साथ किया है, उसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। आपको नाम याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहां क्या बनेगा? तो देखो आपको क्या करना है, ऐसे रिंग बनाना है। सर यहां तो बॉन्ड दिए, ठीक है चलो बॉन्ड बना देता हूं ना। यहां पे क्या करना है आपको? ऐसे बॉन्ड बनाना है, बना दी। और यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा Cl, कौन बाहर चला गया? HCl, बचा क्या? अरे भैया COCH3 बचा हुआ है, ये कंप्लीट हो गई रिएक्शन। दूसरा, ये 3 हाइड्रोजन इसके अंदर, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इसके अंदर जोड़ दोगे तो इसके अंदर से बंद गायब हो जाएंगे, तो ऐसा बेंजीन बन जाएगा। यहां पर क्या होगा? वापस H और Cl गायब होंगे, HCl चला गया। क्या करोगे? सर इसके माथे पे मैं CH3 टांग दूं क्या? बिल्कुल सही है। जब Zn का रिएक्शन OH के साथ हो गया, ZnO बन गया, अरे क्या बनाओगे? सिर्फ बेंजीन बन जाएगा। देख लीजिए क्या ऐसा लिखा आप लोगों ने तो करेक्ट है, नहीं तो गलत है। ठीक है, चलो आगे, चलता हूं आगे। अब इसके और में क्या पूछा गया, उस और के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, गैमेक्सिन बनाने की बात करी उसने। गैमेक्सिन मतलब BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। किससे बनाना है? बेंजीन से बनाना है।
तो मैंने लिखा C6H6 प्लस 3Cl2। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश, या सिर्फ लाइट लिखोगे, सिर्फ प्रकाश लिखोगे तो भी सही होगा। अरे भैया भूल गए तो भी सही है। क्या बनेगा? C6H6Cl6 बन जाएगा। क्लियर? दूसरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है। अरे भैया C6H6, ठीक है, प्लस H2SO4। ध्यान रखना H2SO4 क्या हो जाएगा? C6H5SO3H बन जाएगा, प्लस H2 बाहर चला जाएगा। सर नाइट्रोबेंजीन भी बना दे? अरे बिल्कुल बनाएंगे। C6H6 प्लस HNO3 क्या बन जाएगा? C6H5NO2 प्लस H2 बन जाएगा। और क्या बचा? सर क्लोरोबेंजीन बचा। बिल्कुल क्लोरोबेंजीन भी बना देता हूं मैं। ठीक है, बोर्ड पे आ रहा, दिख रहा है ना? ठीक है चलो, हाँ क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन में क्या लिखोगे? वापस C6H6 प्लस क्लोरोबेंजीन, हाँ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या बनेगा? C6H5Cl प्लस HCl। चेक कर लीजिए आप लोग, चेक कर लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ना। देखो ये तो पहली रिएक्शन, ठीक, ये दूसरी रिएक्शन, ये तीसरी रिएक्शन, और ये चौथी रिएक्शन। क्लियर है मामला? अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19वां। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास आ रहा हूं मैं। 19वां प्रश्न। अब ये कह रहा है पहला प्रश्न कि भैया इन चारों के नाम बताना है आपको। अरे बिल्कुल बताएंगे हम नाम, मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। चल रहे हैं, चारों के नाम के बारे में पूछ रहा हूं कि इनके नाम बता दो आप। ठीक है, देखो पहला जो नाम है उसमें देख लो कार्बन और कार्बन काउंट वाउंट करना होंगे आपको कुछ, है ना? तभी आपको मामला क्लियर बैठेगा, नहीं तो मामला क्लियर नहीं बैठेगा। अब आ जाता हूं मैं, पहले का नाम क्या है उसको देख लो। देखो मैं बताता हूं, ये बेंजीन दी हुई है ना, इसके पास में क्या है? यहां पर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन को क्या बोलोगे आप? प्रोप या प्रोपेन। ठीक है, तो अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा। जब हम बेंजीन के ऊपर CH3 लगाते हैं तो उसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। ठीक, यदि मैं इसके ऊपर CH2 CH3 लगा दूं तो आप इसको इथाइल बेंजीन बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। यदि मैं CH2 CH3 लिख दूं तो आप इसको प्रोपाइल बेंजीन बोलोगे। तो कितने कार्बन है? 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल बेंजीन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रोपाइल बेंजीन या बेंजीन प्रोपे, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बेंजीन प्रोपाइल भी लिख सकते हो, पर प्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा। अगला, दूसरे का नाम आपसे पूछा गया है, तो दूसरे का पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इनके नाम बताना है। अब क्या है? देखो 4 कार्बन मतलब कि ब्यूट, पहले पे डबल बॉन्ड है, हाँ सर है, तीसरे पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1,3 डाइइन, ये नाम हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, इसका नाम पूछा गया है भैया, इसका नाम क्या होगा? देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट 1 अल, ब्यूट 1 अल है इसका नाम। अरे भैया एल्डिहाइड है ये, ब्यूट 1 अल हो जाएगा, ठीक है, या ब्यूटेनल भी हो जाएगा। यदि आप लोगों ने ब्यूटेनल लिखा होगा तो भी सही होगा। अगला प्रश्न, अब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक, तो क्या लिखूं मैं? 4 कार्बन है तो डबल बॉन्ड है, क्या नंबरिंग सही करी मैंने? ये देखो पहले तो सही करी क्या? टीकू सही करी है सर। क्यों? इसका नाम यदि आप देखोगे, ठीक है, तो 3 क्लोरो,
डबल बॉन्ड से नंबरिंग करी है मैंने, 3 क्लोरो। अब यदि मैं नंबरिंग उधर से लाऊं, ठीक है, नहीं बढ़ेगा ना, चलो ये सही है, 3 क्लोरो, आगे 3 क्लोरो, देखो क्या हो रहा है, 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, ये नाम हो जाएगा इसका, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, यहां पर IUPAC नाम दिए हुए हैं, इनका आपको स्ट्रक्चर बनाना था, बना के देखें। चलो, पहला 2,5 डाइमेथिल हेप्टेन, हेप्टेन मतलब एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, हेप्टेन कहा ना उसने, बिल्कुल, हेप्टा मतलब 7 है। वो कह रहा है कि पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब मैंने क्या किया कि दूसरे पे CH3 टांग दिया, ठीक है, पांचवे पे भी CH3 टांग दिया। अब इसमें बॉन्डिंग करना है, CH3 CH2 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 CH3, इस तरीके से बन जाएगा। अगला 1,1 डाइक्लोरोएथेनॉल। अब देखो एथेनॉल की बात हुई है तो CH Cl Cl CH2OH, ये हो गया आपका दूसरा 1,1 डाइक्लोरोएथेनॉल, ये आपका हो गया पहला। तीसरा 1,3 ब्यूटाइन, 1,3 ब्यूटाइन ऊपर है, ऐसा कैसे ही है, ब्यूटाइन बोला क्या उसने, एक मिनट चेक कर रहा हूं मैं, ब्यूटाइन बोला है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, है ना, ब्यूटाइन हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। तो वो क्या कह रहा है, 2 ब्रोमो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, पेंटेन की बात करिए। 2 ब्रोमो दूसरे पर Br, 3 क्लोरो तीसरे पे Cl, 4 मिथाइल चौथे पे CH3 और पेंटेन तो CH3 CH H H CH3, ये चौथा हो गया। चेक कर लीजिए आप इनको। चले कुछ और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसके अलावा अब इस प्रश्न के पास आ जाते हैं ना, इस प्रश्न को समझ जाता हूं आपको मैं, ये क्या है, केपी में संबंध सबको याद रहता है। अब ये कुछ अजीबोगरीब प्रश्न पूछ लिया उसने, ये पूछा उस लोगों ने कि आपको ये तालिका दी हुई है, इसमें फिलअप करना है आपको, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगशीय चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या बताना है। तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका 13 होता है और इसका 17 होता है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे इसका, तो इसका होता है 2p2 2 2 4 2 6, इसका होता है 3s1, इसका होता है 3p1 और इसका होता है 3p5। अब एन क्या है, तो ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ना, यही एन है, 2 3 3 3, ये आपका एन हो गया। अब हम चलते हैं इसके द्विगशीय क्वांटम संख्या की ओर कि द्विगशीय क्वांटम संख्या क्या होगी। अब ध्यान रखना, ये जो एन है ये क्या है, मैंने बता रखा आपको, एस 0 होगा, ठीक, P मतलब 1, P मतलब 1 और P मतलब 1। ध्यान रखना, जब भी A से इसका मतलब 0, P है मतलब 1, D है मतलब 2 और F का मतलब 3 है। अब M के पास आ जाते हैं, M के मान क्या होंगे, तो M के मान याद रखने के लिए इसका मान 0, इसका मान 0, 0 का 0 ही होता है हमेशा ना, ये ध्यान रख लेना। इसका मान -1 और इसका मान 0 हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं निकालते हुए बता सकता हूं आपको, पर अभी सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूं, क्योंकि मैं निकालते हुए बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वैसे भी 24-25 मिनट का वीडियो तो बन चुका है हमारा। इसका आंसर +1/2 +1/2 +1/2 -1/2। चेक कर लीजिए इस प्रश्न को, क्या सही है क्या गलत है। चले आगे चलते हैं। ये सिद्ध कीजिए, डेल जे इक्वल टू डेल एच माइनस डेल एस भी आपने कर दिया होगा। परमाणु त्रिज्या यानी त्रिज्या में अंतर भी आपको याद होंगे, ठीक है, सीपीसीयू में संबंध कर ही दिया होगा।
अब परमाणु क्रमांक वालों के नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। यू आगे चलते सार्थक अंक आपने बता दिए होंगे, इसके अंदर 2 सार्थक अंक, इसमें 3 और इसमें 5 सार्थक अंक है, ठीक है। H2O, CO2 और NH3 का मास भी बता दिया होगा आपने। H2O का 18 होता है, CO2 का 44 होता है और NH3 का 17 होता है। 14, 15, 16, 17 होता है इसका, तो आपने बता दिया होगा, ठीक है। 18, 44 और 17 बता दिया होगा। चक्रीय बहुलीकरण द्वारा इथाइन से व्यंजन कैसे बनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद होगा। अरे इथाइन से व्यंजन बनाने के लिए क्या करोगे, इथाइन मतलब कि इथाइन का मतलब है कि आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे बताता हूं आपको मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH के 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H6 में। सीधी रिएक्शन, ज्यादा मेहनत नहीं करना है इसमें। कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन कैसे बनाना, अरे कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है भैया, CaC2 होता है। इससे आपको इथाइन बनाना है, तो इथाइन बनाने के लिए क्या करोगे, इथाइन बनाने के लिए इसका रिएक्शन किसी ऐसे रिएजेंट से कराओगे जिसके पास में क्या उपलब्ध हो, हाइड्रोजन उपलब्ध हो। जब हाइड्रोजन उपलब्ध होंगे तो रिएक्शन आसानी से कंप्लीट आपकी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप हाइड्रोजन कहां से लाओगे, तो हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन से लोगे या वाटर मॉलिक्यूल से लोगे। तो आप क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा दो। जब कराओगे तो यहां पर बन जाएगा CaOH ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा, C2H2 बन जाएगा। ये आपका बन गया प्रोडक्ट। बस इतनी सी ये एक रिएक्शन लिखना थी, इतनी सी रिएक्शन लिखने के 2 नंबर और इस रिएक्शन के 2 नंबर थे, ठीक है। चलता आगे। ओहो चलो, KMnO4 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या लिखी बताता हूं आपको। यदि आपका आंसर +7 आ रहा है तो आपका आंसर यहां सही होगा, और इसका आंसर +6 आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा, अन्यथा आंसर गलत होंगे। चलता आगे। डेनियल सेल पर कैथोड एनोड वाली रिएक्शन कॉपर जिंक वाली रिएक्शन है, बताऊं क्या बोर्ड पे बता देता हूं। कॉपर जिंक वाली रिएक्शन क्या है, डेनियल सेल में कैथोड एनोड वाली रिएक्शन, तो पहली रिएक्शन है कॉपर, पहली Zn वाली है ना, पहली Zn वाली है, पहली Zn एनोड 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 Zn। एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, चलो बता देता हूं मैं। एनोड पर होगा Zn कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब आ गया हूं मैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पर रहेगा Cu, ठीक है, प्लस Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu में। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो यहां पर क्या दिया, Zn दिया, प्लस यहां पर क्या दिया, Cu2 प्लस दिया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना सा लिखना, ठीक है। चलते आगे। ऊष्मागति का प्रथम नियम आपको याद है, नाइदर विग्रेडेड नॉट डिस्ट्रॉय ना, ऐसा कुछ है ना, डेल U इक्वल टू Q माइनस W, डेल U इक्वल टू Q प्लस W आपने किया होगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, किसी भी तत्व को अपनी तरफ, किसी भी एलिमेंट को अपनी तरफ आकर्षण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता के नाम से जानता हूं। हुंडर पाउली का नियम भी आप लोगों ने कर दिया होगा, सार्थक अंक वाला भी हो गया हो। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, ये भी जानते हो, जिसकी क्वांटिटी बड़ी कम होती है उसको सीमांत अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों ये पेपर हमारा जो है एमपी बोर्ड का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, क्लास 11 का पेपर है, और ये पेपर दिनांक कब हुआ है आप लोग अच्छे से जानते हो। अभी हमने बताया 10 मार्च 2025 को, 2026 को। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और हमेशा हम आपके साथ बने रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।